अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही दुनिया भर में बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। सद्दाम हुसैन। बिल्कुल, कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं, अरब सम्मान का प्रतीक, तो बहुत से लोगों के लिए वो एक बेरहम तानाशाह थे। हाँ, और हमारे पास आज का जो स्रोत है वो एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें सद्दाम हुसैन की जिंदगी, उनके शासन और उनकी विरासत का काफी तफसीली जायजा लिया गया है। जी, और हमारा इरादा है कि इस स्रोत के जरिए हम सद्दाम की कहानी के जो अहम मोड़ हैं, उनकी वो उलझी हुई सी शख्सियत और उस दौर के इराक को थोड़ा बेहतर समझ सकें। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि देखिए, उनका दौर और उनके फैसले आज भी उस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यकीनन। तो चलिए इस विश्लेषण को खोलना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? उनके शुरुआती दिनों से, सत्ता तक पहुंचने के सफर से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इराक का इतिहास समझना होगा ना। ये तो पैगंबरों की सरजमीन कही जाती है। हाँ बिल्कुल, इब्राहिम, लूत, यूनुस अलैहिस्सलाम, इन सब का ताल्लुक यहीं से रहा है। जी, और फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के जरिए इस्लाम यहाँ फैला। सदियों तक मुस्लिम हुकूमत रही, उस्मानिया सल्तनत का एक लंबा दौर था। लेकिन फिर पहला विश्व युद्ध हुआ और हालात बदल गए, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हाँ, और उन्होंने अपनी मर्जी का एक बादशाह बिठा दिया। उसके बाद तो इराक में एक लंबे अरसे तक सियासी अस्थिरता ही बनी रही, हुकूमतें आती जाती रहीं। और इसी उथल पुथल वाले माहौल में तिकरित शहर के पास एक गांव में सद्दाम हुसैन पैदा हुआ। वीडियो में बताया गया है कि उनकी पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। और उनकी माँ की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने खुदकुशी तक की कोशिश की थी। हाँ, गरीबी, अकेलापन और फिर यतीम होने की वजह से बचपन में लोग उन्हें बहुत सताते भी थे। लेकिन वो दबने वाले नहीं थे। एक दिलचस्प बात जो इस स्रोत में है वो ये कि वो अपने साथ एक लोहे की रॉड रखते थे। हाँ, अपने बचाव के लिए, और जो छेड़ता था उस पर हमला करने से भी नहीं चूकते थे। मतलब बचपन से ही वो निडरता दिखती है। या शायद जुल्म के खिलाफ एक रिएक्शन था वो। हो सकता है। फिर सौतेले बाप का रवैया भी ठीक नहीं था, जिसके कारण वो करीब 10 साल की उम्र में घर छोड़कर बगदाद चले गए अपने मामू के पास। और ये मामू, इनका बड़ा असर रहा उनकी जिंदगी पर। बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक मामू का जुड़ाव बाथ पार्टी से था। बाथ पार्टी? ये उस वक्त क्या थी, कोई बड़ी पार्टी थी? नहीं, उस वक्त तो बहुत छोटी सी पार्टी थी, अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद के विचारों वाली। शायद जैसा स्रोत कहता है 100-200 सदस्य ही रहे होंगे। अच्छा, और सद्दाम कम उम्र में ही इससे जुड़ गए? हाँ, और छोटी पार्टी होने के बावजूद वो जल्द ही अपनी हिम्मत और, जैसा वीडियो बताता है, अपने थोड़े हिंसक तौर तरीकों के लिए पहचाने जाने लगे। यहीं पर वो वाकया आता है ना, प्रधानमंत्री पर हमले वाला। जी बिल्कुल, महज 24 साल की उम्र थी उनकी। इराकी प्रधानमंत्री पर एक जानलेवा हमला हुआ और सद्दाम उसमें शामिल थे। वीडियो में तो ये भी दावा है कि इसमें CIA की मिलीभगत हो सकती थी। हाँ, ये दावा है स्रोत का। खैर, हमला नाकाम रहा, सद्दाम को मिस्र भागना पड़ा। लेकिन इस नाकाम हमले ने भी उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी ताकतों की नजर में ला दिया। बिल्कुल, क्या CIA उन्हें भविष्य के नेता की तरह देख रही थी, जैसा स्रोत में इशारा है? ये कहना मुश्किल है, पर वो नजर में जरूर आ गए थे। और फिर जब कुछ साल बाद बाथ पार्टी ने इराक में सत्ता हासिल की तो सद्दाम वापस लौटे और बहुत तेजी से आगे बढ़े। सोचिए, महज 30 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति बन गए। मतलब इराक के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान। यहाँ से उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। बिल्कुल, और उस वक्त इराक का सबसे बड़ा खजाना क्या था? तेल और गैस। हाँ, जिस पर ब्रिटेन की कंपनियों का कंट्रोल था। जी, सद्दाम ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं हिम्मत वाला कदम उठाया। तेल और गैस का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नेशनलाइजेशन। मतलब इराकी सरकार के कंट्रोल में ले आया। हाँ। और इस एक फैसले ने उन्हें इराक में बहुत लोकप्रिय बना दिया। हीरो बन गए। आम इराकियों को लगा होगा कि हाँ, ये हमारा नेता है जिसने देश की दौलत वापस ली। बिल्कुल। फिर आया 1973 का अरब इजराइल युद्ध। अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया, अरब देशों की हार हुई। हाँ, और इसके जवाब में सऊदी अरब के शाह फैसल ने वो बड़ा कदम उठाया था, तेल बैन। जी, अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल बेचना बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? तेल के दाम आसमान छू गए। हाँ, करीब $3 प्रति बैरल से सीधे $12 पर। और इराक, जिसने अभी अभी अपने तेल का राष्ट्रीयकरण किया था, वो तो मालामाल हो गया। बिल्कुल, और सद्दाम ने इस पैसे का इस्तेमाल किया इराक को बदलने में। अच्छा, क्या क्या किया? वीडियो के मुताबिक देश भर में बड़े पैमाने पर विकास हुआ।
दूर दराज के गांव तक बिजली पहुंची, सबके लिए मुफ्त स्कूल, मुफ्त अस्पताल। मतलब लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। काफी। इराकी करेंसी दिनार इतनी मजबूत हो गई कि एक इराकी दिनार 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने फौज पर अपना कंट्रोल भी बहुत मजबूत कर लिया। वो तो होना ही था। अच्छा, वो गॉडफादर वाली बात क्या है? हाँ, वो भी एक दिलचस्प पहलू है। स्रोत बताता है कि द गॉडफादर उनकी पसंदीदा फिल्म थी। अच्छा। और उन्होंने फिल्म के मुख्य किरदार माइकल कोरिलियन से प्रभावित होकर अपना तौर तरीका, कपड़े पहनने का अंदाज, हैट, सिगार, हाँ, वो सब अपना लिया था। ये दिखाता है कि वो अपनी छवि को लेकर कितने सचेत थे। दिलचस्प है। अच्छा, ताकत और पैसा तो आ गया था, लेकिन अब नजर सीधे राष्ट्रपति पद पर थी। बिल्कुल। वीडियो के अनुसार उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर, जो रिश्तेदार भी थे, उन पर दबाव बनाया। कहा कि भाई आप बूढ़े हो गए हैं, अब पद छोड़ दो। और वो मान गए। मानना पड़ा। और इस तरह 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने जो किया वो काफी डरावना था। हाँ, उन्होंने अपनी ताकत को क्रूरता से स्थापित किया। वीडियो में तो उनकी तुलना हिटलर तक से की गई है। पद संभालने के सिर्फ 6 दिन बाद। जी, उन्होंने बाथ पार्टी के बड़े नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। माहौल बहुत संजीदा था। फिर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी में उनके खिलाफ साजिश हो रही है। और साजिश करने वाले इसी मीटिंग में हैं। हाँ, फिर उन्होंने इत्मीनान से सिगार सुलगाया और एक लिस्ट से नाम पढ़ने शुरू किए। एक एक करके 68 लोगों के नाम पुकारे। सोचिए जरा उस हॉल का मंजर। क्या हुआ उन लोगों का? उन्हें बाहर ले जाया गया, कुछ को फौरन जेल में डाल दिया गया और बाकियों को विश्लेषण के मुताबिक उसी वक्त गोली मार दी गई। और जो बच गए, वो डर के मारे खड़े होकर सद्दाम के हक में नारे लगाने लगे। ये खौफ के जरिए अपने शासन की शुरुआत थी। बिल्कुल साफ संदेश था सबको। यहीं से उनकी पहली बड़ी गलती का रास्ता खुला शायद, ईरान पर हमला। हाँ, ये विश्लेषण तो यही बताता है। 1979 में ही ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। शाह को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आ गए थे। और खुमैनी के असर से सऊदी अरब जैसे सुन्नी शासक और अमेरिका, इजराइल सब फिक्रमंद थे। सद्दाम को भी खतरा महसूस हुआ। वो खुद सुन्नी थे। इराक में शिया आबादी ज्यादा थी जो खुमैनी को अपना रहनुमा मान सकती थी। वीडियो में तो ये दावा भी है कि सद्दाम ने खुमैनी के लिए दज्जाल जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया। जी, ये दावा है। खैर, डर सियासी था या मजहबी या दोनों। नतीजा ये हुआ कि 1980 में अमेरिका और कई अरब देशों की शह पर सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। शुरू में तो इराकी फौज को बढ़त मिली थी ना? हाँ, शुरू में मिली, लेकिन जंग उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी खिंच गई। और हुआ ये कि इस हमले ने ईरानियों को खुमैनी के पीछे और मजबूती से खड़ा कर दिया। खुमैनी ने जंगबंदी की शर्त क्या रखी? एक ही शर्त, सद्दाम को हटना होगा, जो सद्दाम को मंजूर नहीं था। फिर पासा पलटा, ईरानी फौजें इराकी जमीन में घुसने लगी। हाँ, और खुमैनी ने इराक के तेल के रास्ते बंद कर दिए। इराक की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। तो सद्दाम ने क्या किया? कर्ज लिया, अमेरिका से, सऊदी अरब से और खासकर कुवैत से भारी कर्ज लिया जंग जारी रखने के लिए। इस दौरान उनका रवैया भी और सख्त हो गया। हाँ, वो स्वास्थ्य मंत्री वाला वाक्य। हाँ, उसका जिक्र है कि जब स्वास्थ्य मंत्री ने लड़ाई रोकने या इस्तीफे जैसा कोई मशवरा दिया तो सद्दाम ने मीटिंग में ही उसे खुद गोली मार दी। बाप रे! और वीडियो ये भी बताता है कि इसी जंग के दौरान सद्दाम ने अपने ही देश के अंदर विरोधियों, खासकर कुर्दों के खिलाफ जहरीली गैसों जैसे रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हलाब्जा का नरसंहार। जी, जब जंग में ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका और खुलकर ईरान के खिलाफ आ गया। उन्होंने ईरान का एक मुसाफिर जहाज तक मार गिराया, जिसमें करीब 300 लोग मारे गए थे। हाँ, आखिरकार 8 साल की भयानक तबाही के बाद 1988 में जाकर युद्ध विराम हुआ। हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं, करीब 10 लाख जानें गई, ज्यादातर मुसलमान। दोनों मुल्कों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह। मतलब किसी को फायदा नहीं हुआ? नहीं, वीडियो तो इशारा करता है कि असल फायदा चीन और इजराइल जैसे मुल्कों ने उठाया, जिन्होंने दोनों तरफ हथियार बेचकर खूब पैसा कमाया। ये सद्दाम की एक बड़ी रणनीतिक हार थी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, कुवैत। जंग खत्म हुई, इराक संभलने लगा, सद्दाम की ताकत फिर बढ़ने लगी। लेकिन वो कर्ज का बोझ था। जिन्होंने जंग में मदद की थी, खासकर कुवैत,
उन्होंने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। और सद्दाम ने मना कर दिया? हाँ, साफ इनकार कर दिया। कहा कि भाई मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए जंग लड़ी थी ईरान से और अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो कुवैत ने क्या किया? कुवैत ने तेल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जानबूझकर, ताकि तेल की कीमतें गिर जाएं। बिल्कुल, और इससे इराक की कमाई पर सीधा असर पड़ा। सद्दाम गुस्से से भर गए कि ये छोटा से मुल्क। हाँ, वीडियो के मुताबिक यही सोचा उन्होंने, इस छोटे से मुल्क कुवैत की क्या औकात, और अगस्त 1990 में रातों रात कुवैत पर हमला कर दिया। सिर्फ 2 दिन में कब्जा कर लिया। हाँ, कुवैत का शाही खानदान तो भाग निकला, लेकिन एक शहजादे शेख फहद जो रह गए थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। जी, बहुत बेरहमी से मारा गया। पहले गोली मारी, फिर लाश पर टैंक चढ़ा दिया गया। कुछ वक्त के लिए सद्दाम अरब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बन गए। लेकिन ये उनकी शायद सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बिल्कुल, और वीडियो में वो अमेरिकी जाल वाली थ्योरी भी है। हाँ, कि हमले से पहले अमेरिकी राजदूत ने ऐसा इशारा दिया कि अमेरिका दखल नहीं देगा। जी, स्रोत का यही दावा है कि ये एक जाल हो सकता है। अमेरिका का असल मकसद शायद कुवैत पर हमले को बहाना बनाकर सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों में अपने पक्के फौजी अड्डे बनाना था। और इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब को डराया, नकली टैंकों की तस्वीरें दिखाकर। वीडियो तो यही बताता है, और सऊदी हुकूमत मान गई, अमेरिकी फौजों को अपनी जमीन पर आने दिया। इसी से उसामा बिन लादेन बहुत नाराज हुआ था। हाँ, उसका भी जिक्र है। खैर, इसके बाद शुरू हुआ पहला खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अमेरिका की अगुवाई में कई देशों ने मिलकर हमला किया और करीब 1 महीने में कुवैत को आज़ाद करा लिया। सद्दाम ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने इजराइल पर करीब 40 स्कड मिसाइलें दागी। इसका फौजी तौर पर तो कोई खास असर नहीं हुआ। नहीं, फौजी तौर पर नहीं, लेकिन फिलिस्तीन के मसले की वजह से कुछ अरब लोगों में उनकी छवि एक हीरो की जरूर बन गई कि देखो कोई तो है जो इजराइल को जवाब दे रहा है। अच्छा, खाड़ी युद्ध में हार के बाद सद्दाम के अंदाज में फिर बदलाव आया। वो ज्यादा मजहबी बातें करने लगे। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। विश्लेषण बताता है कि स्कूलों में कुरान लाजमी कर दी गई, शराब पर पाबंदी लग गई, इराकी झंडे पर अल्लाहू अकबर लिखवा दिया गया। और वो अपने खून से कुरान लिखवाने वाली बात। जी, वो भी एक बेहद अजीब कदम। शायद मकसद यही था कि अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम दुनिया की हमदर्दी और समर्थन हासिल किया जाए। लेकिन अमेरिका ने और यूएन ने पाबंदियां बहुत सख्त कर दी। बहुत सख्त। इराक का तेल बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ गई। खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो गई। वीडियो इसकी तुलना कैसे करता है? एक ऐसे शेर से जो अपने शिकार का गला दबाकर उसके दम तोड़ने का इंतजार कर रहा हो। हालात इतने खराब हो गए कि उनके अपने दामाद जो जनरल भी थे देश छोड़ के भाग गए। हाँ, हुसैन कामिल और सद्दाम कामिल जॉर्डन चले गए और वहां जाकर उन्होंने दुनिया को बताया कि सद्दाम कितने जालिम हैं और वो WMD यानी खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सद्दाम के लिए बड़ा झटका था। बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाई। उन दोनों को पैगाम भिजवाया कि उन्हें माफ कर दिया गया है, बस वापस आ जाएं। और वो आ गए? हाँ, वो आ गए। लेकिन जैसे ही बगदाद लौटे, सद्दाम ने पहले अपनी बेटियों से उनका तलाक करवाया और फिर कुछ ही घंटों में उन्हें मरवा दिया गया। किसने मारा? बाद में सद्दाम की बेटी रगद ने इंटरव्यू में कहा कि उनके शौहरों को उनके भाई यानी सद्दाम के बेटे उदय ने कत्ल किया था। उदय हुसैन, इसका जिक्र भी अहम है। स्रोत उसे कैसा बताता है? एक बेहद क्रूर और बिगड़ा हुआ शख्स, अय्याशी, लोगों पर जुल्म, औरतों को जबरन उठाना, शानदार पार्टियां, इन सब के लिए बदनाम था। पूरे इराक में लोग डरते थे उससे, कांपते थे। उसे पूरी छूट मिली हुई थी, महंगी गाड़ियों का शौकीन। और वीडियो ये भी इशारा करता है कि सद्दाम अपने कई गंदे काम उदय के जरिए करवाते थे। हाँ, जैसे विरोधियों को हटाना या शायद इन्हीं दामादों का कत्ल भी। बाप बेटे का एक अजीब सा रिश्ता था वो। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। 2003 का अमेरिकी हमला, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? 9/11 के बाद, लेकिन फिर नजरें इराक पर टिक गईं। तेल की जरूरत। हाँ, अफगानिस्तान में लंबी जंग के लिए तेल चाहिए था और इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। तो वही पुराने WMD वाले दावे फिर से उछाले गए। वो दावे जो भागे हुए दामादों ने किए थे। जी, UN के हथियार निरीक्षकों ने खूब छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी अमेरिका हमले पर अड़ा रहा, जबकि दुनिया भर में विरोध हो रहा था। हाँ, इतिहास के शायद सबसे बड़े प्रदर्शन हुए। कहते हैं 3 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे 600 शहरों में, लेकिन बुश प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। और फिर वो अल्टीमेटम आया। जी, मार्च 2003 में
बुश ने सद्दाम और उनके बेटों को 48 घंटे दिए कि वो इराक छोड़ दें। और सद्दाम ने मना कर दिया? हाँ, और इसके फौरन बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला कर दिया। इराकी फौज ज्यादा टिक नहीं पाई। नहीं, करीब 1 महीने में ही बगदाद समेत पूरे देश पर हमलावर फौजों का कब्जा हो गया। सद्दाम और उनके बेटे उदय और कुसै छिप गए। उन पर इनाम रखा गया था। हाँ, बेटों में हर एक पर $15 मिलियन और सद्दाम पर $25 मिलियन। बेटों का अंत पहले हुआ, उन्हें किसी ने धोखा दिया था। जी, उनके ही एक करीबी जानने वाले ने इनाम के लालच में $30 मिलियन, मतलब आज के हिसाब से करीब 13 अरब रुपए धोखा दे दिया। वो मौसूल में एक घर में छिपे थे। और उन्होंने सरेंडर नहीं किया? नहीं। जब अमेरिकी फौजों ने घर को घेरा तो उदय और कुसै ने लड़ने का फैसला किया। कितनी देर लड़े? जानकारी के मुताबिक कलाश्निकोव और आरपीजी जैसे हथियारों से करीब 3 घंटे तक मुकाबला किया। आखिर में मिसाइलें दागकर उस घर को तबाह कर दिया गया, जिसमें दोनों भाई मारे गए। और सद्दाम का पोता भी था वहां? हाँ, मुस्तफा, कुसै का 14 साल का बेटा। अपने बाप और चाचा के मरने के बाद भी वो अकेला अमेरिकी सैनिकों पर गोलियां चलाता रहा, जब तक कि वो भी मारा नहीं गया। सद्दाम की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? जब उन तक खबर पहुंची तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि वो लड़ते हुए मरे या पकड़े गए थे। जब बताया गया कि आखिर तक लड़े तो स्रोत के अनुसार सद्दाम ने कहा कि उन्हें फक्र है कि उनके बेटे बहादुरी से शहीद हुए। और फिर एक ऑडियो पैगाम भी जारी किया था। हाँ, कि अगर उनके 100 बेटे भी होते तो वो उन्हें इराक पर कुर्बान कर देते। सद्दाम को पकड़ना कैसे मुमकिन हुआ? वो मस्कूफ, मछली वाली बात। हाँ, वीडियो बताता है कि उनके खाने की ये खास पसंद एक सुराग बनी। उनके काफिले के लिए ये मछली जहाँ से मंगाई जाती थी उस पर नजर रखी गई और आखिर में उनके ही एक पुराने गार्ड ने उनका ठिकाना बता दिया। कहाँ छुपे थे वो? तिकरित के पास एक फार्म हाउस पर। वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी के नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया था, जिसे स्पाइडर होल कहा गया। स्पाइडर होल? हाँ, इतना तंग कि बस एक आदमी लेट सकता था। और वहीं से पकड़े गए? जी। जब अमेरिकी सैनिक ग्रेनेड फेंकने वाले थे तो अंदर से एक बिखरे बालों और लंबी दाढ़ी वाला शख्स बाहर निकला और उसने कहा, गोली मत चलाना, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का राष्ट्रपति। जिस शख्स ने महलों से हुकूमत की वो एक गड्ढे से मिला। बिल्कुल। उन्हें करीब 1 साल हिरासत में रखा गया। फिर बगदाद में इराकी अदालत में मुकदमा चला, जो पूरी दुनिया में दिखाया गया। हाँ, वो बूढ़े और कमजोर लग रहे थे, लेकिन अदालत में उनका रवैया वही अक्खड़पन वाला था। नाम बताने से इनकार कर दिया। हाँ, कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ। जजों को अमेरिका का एजेंट कहा, हंसे, नमाज के लिए कार्यवाही रुकवाई, मुकदमे का बहिष्कार किया। इस रवैये से कुछ लोगों में उनकी हीरो वाली छवि वापस आई। वीडियो के अनुसार कुछ हद तक। आखिरकार दिसंबर 2006 में उन्हें दुजैल गांव वाले मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही वो नारे लगाने लगे। हाँ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के हक में। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि फांसी के बजाय गोली मारी जाए, लेकिन वो नामंजूर कर दी गई और फिर ईद के दिन 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। जी, फांसी का वीडियो भी लीक हुआ था, जिस पे काफी विवाद हुआ। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? अमेरिका का अंदाजा था कि सद्दाम के बाद इराक में अमन कायम होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इराक भयानक हिंसा, अस्थिरता और गृह युद्ध के दौर में चला गया। ये विश्लेषण अमेरिका की कुछ गलतियों की तरफ इशारा करता है। हाँ, जैसे आम इराकियों से बुरा बर्ताव, शिया सुन्नी मतभेदों को हवा देना और शायद सबसे बड़ी गलती, सद्दाम की पूरी इराकी फौज को भंग कर देना। इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों हथियारबंद, ट्रेन्ड सैनिक अचानक बेरोजगार और नाराज हो गए। इन्हीं में से कई ने बाद में अमरीकी कब्जे के खिलाफ हथियार उठा लिए। और आगे चलकर आईसिस जैसे संगठन के बनने में भी इनकी भूमिका रही। स्रोत का यही मानना है। इराक में अमेरिका के लिए नफरत इतनी बढ़ गई थी कि बाद में जब बुश बगदाद गए तो एक इराकी पत्रकार ने उन पर जूता फेंक कर मारा। जौहर अब कल्चर में बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। बिल्कुल। और ये बात तो अब सब मानते हैं कि इराक पर हमला WMD के झूठे बहाने पर किया गया था। वो हथियार कभी मिले ही नहीं। वीडियो में वो गद्दाफी वाली बात भी है। हाँ, कि सद्दाम की फांसी के बाद अरब लीग की मीटिंग में गद्दाफी ने कहा था, आज सद्दाम, कल तुम में से कोई। अमेरिका एक एक करके सबको निशाना बनाएगा। और वीडियो के मुताबिक गद्दाफी की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। जी, वो वाकई अगले निशाने बने। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के विश्लेषण के आधार पर देखें तो सद्दाम हुसैन एक बहुत ही पेचीदा, बहुत विवादित शख्सियत नजर आते हैं। बिल्कुल।
एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें एक मजबूत नेता, अरब राष्ट्रवाद का हीरो मानते हैं, जिसने इराक का तेल राष्ट्रीयकृत किया, देश को आधुनिक बनाया, अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी। तो दूसरी तरफ उन्हें एक क्रूर तानाशाह के रूप में देखा जाता है, जिसने अपने विरोधियों का बेरहमी से सफाया किया, अपने ही लोगों पर जहरीले हथियार इस्तेमाल किए, पड़ोसी देशों पर हमला करके लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना, और जिसने डर और जुल्म के बल पर हुकूमत की। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि हमारी ये पूरी बातचीत उस एक YouTube वीडियो पर आधारित है जो हमें स्रोत मिला। हमने उसी के नजरिए और जानकारी को यहाँ पेश किया है। जी। आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सद्दाम के जाने के बाद इराक जिस भयानक अस्थिरता और तबाही के दौर से गुजरा, क्या वो सद्दाम के जुल्म के दौर से बेहतर था या बदतर? ये बड़ा सवाल है। क्या इतिहास किसी को सिर्फ नायक या खलनायक के खांचे में फिट कर सकता है, या हकीकत हमेशा कहीं ज्यादा पेचीदा होती है? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज।